ओपीडी में एक अहम सवाल रहता है उन गर्भवती महिलाओं का जिसका एक बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है। अक्सर गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज जिनका एक बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, वो और उनके घर वाले आकर हम लोगों से यह जरूर पूछते हैं कि मैडम, इसका तो पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है या फिर इसका एक सिजेरियन हुआ है, तो क्या इसका दूसरा बच्चा भी सिजेरियन सेक्शन से ही होगा? पेशेंट पूछती है, मैडम मेरे सिजेरियन को तो 3 साल हो गए, तो क्या फिर भी अभी तुरंत का तुरंत सिजेरियन ही होगा या आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकती हैं? तो मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ढाका मोतिहारी से आपके इसी प्रश्न और इसी संशय का उत्तर देने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। मोटे मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि अगर आप यह पूछें कि एक नॉर्मल सिजेरियन के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो इसका उत्तर है हाँ। लेकिन कब, क्यों और कैसे, इसके लिए कई एक बातें हैं। यह निर्भर करता है इस बात पर कि आपका सिजेरियन पहली बार क्यों हुआ, आपका सिजेरियन कहाँ हुआ, आपका सिजेरियन किस टाइप के इंसिजन से हुआ, सिजेरियन करने वाला व्यक्ति कौन था, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर कोई साधारण सा ओटी असिस्टेंट। आजकल तो गांव-गांव में धड़ल्ले से सिजेरियन होता है, इसलिए वहाँ की व्यवस्था के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। क्या आपका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अनइवेंटफुल था? अनइवेंटफुल का मतलब हुआ कि क्या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई सेप्सिस हुआ, आपका टाका पका, टाका से पस निकला या टाका खुल गया और दोबारा टाका देने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए अब हम इन्हीं बातों पर बारी बारी से विचार करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपका सिजेरियन किस तरह के इंसिजन से हुआ। 3 तरह के इंसिजन होते हैं जिसे हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। पहली बार क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, जिसमें यूट्रस के ऊपर, उसके ऊपरी भाग पर एक वर्टिकल कट रहता है। और दूसरा टी सेपेट, इन्वर्टेड टी सेपेट इंसिजन, जिसमें एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है और दूसरा ठीक टी के टेल की तरह एक लंबा इंसिजन होता है। तो यह इंसिजन बहुत अच्छा नहीं होता है, इसके स्कार हेल्दी नहीं होते हैं। ये 2 तो आप फोटो में देख रहे हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यह यूट्रस के निचले भाग में ब्लैडर को सेपरेट करके दिया जाता है। इस सिजेरियन के स्कार हेल्दी होते हैं, मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन के स्कार या इन्वर्टेड टी सेपेट सिजेरियन सेक्शन के जो स्कार हैं, वो बहुत ज़्यादा रप्चर करने के उनमें बहुत ज़्यादा रप्चर करने का चांस होता है, 3 to 6%, जबकि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में स्कार रप्चर करने की संभावना मात्र 0.5 से 1.5% तक होती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट का क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, इन्वर्टेड टी सेपेट सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचे ही नहीं। अगर आपके पेशेंट को यह पता है कि उसका किस तरह के इंसिजन से सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तब तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं पता है, तो फिर आप खुद भी नहीं जान सकते हैं कि यह सिजेरियन सेक्शन किस तरह का हुआ है, तो फिर तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल वेट ना करें। लेकिन लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो होता है, उसके स्कार काफ़ी मजबूत होते हैं, और अगर ऑपरेशन का 3 साल से ज़्यादा बीत गया है, स्कार का थिकनेस अल्ट्रासोनोग्राफी में 3 to 5 mm के बीच में है, तो यह एक हेल्दी स्कार का सूचक है। तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल ले सकते हैं। वीबैक यानी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के लिए ट्रायल ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिजेरियन सेक्शन हैं जिसमें किसी भी हालत में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं? तो आपको हम यह बता दें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर, यह सबसे पहले निर्भर करता है इस बात पर कि आपकी पेल्विस कैसी है। पेल्विस यानी वह बोन
जिसके थ्रू बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है। माँ का बर्थ कैनाल पैसेज के चारों ओर की हड्डी, उसे हम लोग पेल्विस कहते हैं। अगर आपकी पेल्विस एंड्रॉयड है तो यह अच्छी पेल्विस नहीं मानी जाती है। इससे बच्चा आराम से बाहर नहीं निकल सकता है, इसमें स्पेस बहुत कम होता है। और अगर गांव में या कोई डॉक्टर बहुत प्रयास करके ज़बरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करे, उसे काफ़ी मेडिसिन देकर दर्द उठा दे, तो बच्चा नॉर्मल होता तो नहीं है, लेकिन बच्चे का सर से एक बहुत बड़ा सा कैपुट, जिसे गांव में और बोलचाल की भाषा में जूड़ा कहते हैं, बन जाता है। और बाहर से देखने से लगता है कि बच्चे का सर ही आ रहा है और यह बच्चा फंस जाता है। फिर तो आपको सीजर ही करना पड़ता है। इसलिए अगर आपका पेल्विस एंड्रॉयड है तो चाहे आपका पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हर हाल में सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पेल्विस गायनेकॉइड है, गायनेकॉइड सबसे अच्छा पेल्विस होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसमें काफ़ी स्पेस होता है, तो फिर डॉक्टर इंतज़ार कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। तो आप हमसे पूछेंगे कि कैसे जानेंगे कि आपका पेल्विस की कैसा है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, जब आपका बच्चा पहली बार ही रुकता है, जब आपकी पहले ही नॉर्मल डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी रहती है, तो आप डॉक्टर के पास 9.5 महीना यानी 38 वीक में चेकअप के लिए जाते हैं। उस समय डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं और उसी समय वो पता लगा लेते हैं कि आपका पेल्विस एंड्रॉयड है या गायनेकॉइड है। अगर एंड्रॉयड है तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे कि आपका पेल्विस एंड्रॉयड है, आपको कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और अगर आपका पेल्विस गायनेकॉइड है तो वो बताएंगे कि इस बार आप सीजर करा लीजिए, हो सकता है अगली बार आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब दूसरा कौन सा ऐसा कारण है, तो अगर बच्चे के पैदाइश के रास्ते में, यानी माँ के गर्भ के रास्ते में या गर्भ का जो पैसेज है, डिलीवरी का जो पैसेज है, उसमें कोई ट्यूमर हो, जैसे सर्विक्स पर अगर सर्वाइकल ट्यूमर है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। वो ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वह ट्यूमर बच्चे को बाहर निकलने ही नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसमें रिस्क लेते ही नहीं हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कराएं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ से हुई हो, यानी कि आप आईवीएफ से कंसीव किए हैं, तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे, क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी सुपर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इसमें कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। कंसीव करने के बाद कौन रिस्क लेगा इतना खर्च करने के बाद कि वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले और बच्चा लूज कर जाए। फिर इस बात का भी बहुत महत्व है कि आपका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कितने एक्सपर्ट हैं। अगर वो कोई स्पेशलिस्ट हैं तो डेफिनेटली ही आपका सिजेरियन अच्छा होगा। इसलिए आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें कि आपका जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो डॉक्टर कौन है और कैसे हैं, और इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो आपका डिस्चार्ज टिकट मिले, उस पर भी आप ध्यान दीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा है, कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है या अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हुआ है या क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हुआ है। आइए अब हम आपसे बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें हम लोग यह ट्राई कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कराएं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर किसी लेडी को पहली बार नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो और वो दूसरी बार उसे सिजेरियन हुआ है और तीसरी बार वो कंसीव करके आई, तो ऐसे केस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं, बशर्ते कि उस पेशेंट का सिजेरियन का 3 साल बीत गया हो, उसको इस प्रेगनेंसी में कोई भी दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे ना उसको हाई बीपी हो, ना उसको डायबिटीज़ हो, ना उसको किफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो। किफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब हुआ कि बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो, बच्चे का हेड बहुत बड़ा हो, और बच्चा अगर सीधा हो, तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल इसमें ले सकते हैं। आपका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी अनइवेंटफुल होना चाहिए, यानी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, यानी कम से कम डिलीवरी के 10 दिन बाद तक कोई सेप्सिस का साइन नहीं हो, कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं हो, कोई डिस्चार्ज पस उस आपके स्टिचेस से ना आ रहे हो, टाका टूटा नहीं हो और दोबारा टाका लगाने की नौबत ना आई हो, तो आप नॉर्मल डिलीवरी का
ट्रायल ले सकते हैं। अब दूसरा यह देखते हैं कि और किन किन पेशेंट्स में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं। तो हमें यह पता करना होगा कि अगर आपका पहला सिजेरियन हो चुका है और यह आपका दूसरा डिलीवरी है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि आपका पहला सिजेरियन किस वजह से हुआ। कहीं आपका बच्चा उल्टा तो नहीं था, कहीं वो तिरछा तो नहीं था, कहीं बच्चे के चारों तरफ का पानी तो कम नहीं था, कहीं मेम्ब्रेन के फटने से यानी पानी के थैली के फूटने से पूरी पानी गिर तो नहीं गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपको बहुत तेज़ तेज़ दर्द आया और फिर वह दर्द ख़त्म हो गया और आपके बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स 2-3 सेंटीमीटर से अधिक डायलेट ही नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का धड़कन बहुत कम हो गया यानी फीटल डिस्ट्रेस होने लगा और बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया यानी बच्चे ने माँ के पेट में पखाना कर दिया। अगर यह सब कंडीशन है तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोच सकते हैं, वरना आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा अगर आपका इन सबों के साथ साथ पेल्विस एंड्रॉयड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिलीवरी का डेट बहुत ज़्यादा आगे चला गया हो यानी कि पोस्ट डेटेड डिलीवरी हो गई हो और जब आप डॉक्टर के पास पहुँचे तो डिलीवरी पोस्ट डेटेड है, पानी नहीं है, बच्चा सीरियस है, तो चलो सिजेरियन कर देते हैं। इस कंडीशन में भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली बार सिजेरियन हुआ हो उसमें बच्चे की नाल ही बाहर निकल गई हो यानी कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया हो, बच्चे का जो प्लेसेंटा है यानी पुरैन है वो यूट्रस के नीचे के भाग में आ गया हो यानी कि सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हो, इस चलते आपका पहला सिजेरियन करना पड़ा हो, तो फिर इस बार हम लोग आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन 3 शर्त वही है कि कम से कम 3 साल का अंतर हो, कोई केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन ना हो और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अनइवेंटफुल हो और साथ ही साथ आपके स्कार की थिकनेस 3 to 5 mm हो। आप पूछेंगे कि यह स्कार की थिकनेस कैसे पता लगाई जा सकती है, तो यह डिलीवरी के पहले ही आप पता लगा सकते हैं, कंसीव करने के पहले ही अल्ट्रासोनोग्राफी से। बहुत बार सिजेरियन इसलिए भी करना पड़ जाता है कि बच्चे की साइज बहुत छोटी है, IUGR बच्चा है, सीवियर IUGR, वह नॉर्मल लेबर पेन को टॉलरेट नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस मेकोनियम पास कर देता है। तो अगर पहला बच्चा सीवियर IUGR रहा हो और इस बार का बच्चा का साइज बहुत अच्छा है तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि किस तरह से क्या किया जाता है अगर आप सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंतज़ार करना होगा इस बात का कि दर्द आपको अपने आप उठे, स्पॉन्टेनियसली उठे, यानी कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर हो। कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, टैबलेट या जेल डालकर आपको दर्द नहीं उठाया जाएगा, जैसा कि हम उन मरीजों में करते हैं जिन लोगों का सिजेरियन नहीं हुआ रहता है। इस प्रक्रिया को हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं। इसमें मरीज के विजाइना में हम लोग कुछ टैबलेट्स आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के या प्रोस्टाग्लैंडिन का जेल आता है, उसको डालते हैं, कुछ ड्रिप्स भी आते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग दर्द उठाते हैं। पर यह प्रक्रिया हम लोग सिजेरियन के मरीज में नहीं करते हैं और इसे करना भी नहीं चाहिए। आप पूछिएगा क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि इसमें कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द उठता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जो टाका यूट्रस में पड़ा है वह टाका तो थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है और इसका प्रेशर जब उस टाका पर पड़ता है तो कभी कभी बच्चेदानी फट जाती है, रप्चर यूट्रस हो जाता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। यह घातक है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ऐसी फटती है कि बच्चा पेट में चला आता है, बच्चेदानी को फाड़ कर पेट में चला आता है, उसका पुरैन यानी प्लेसेंटा यूट्रस से निकल जाता है और हाथों हाथ ऑपरेट करके अगर बच्चे को ना निकाला जाए और माँ का हीमोस्टेसिस यानी जल्दी जल्दी स्टिच ना किया जाए या ज़रूरत पड़ने पर हिस्टेक्टमी ना की जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान भी चली जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें स्पॉन्टेनियस
ऑनसेट ऑफ लेबर या अपने आप दर्द के उठने का इंतज़ार करना है। अब अगर आपका दर्द अपने आप उठ गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं बच्चे के धड़कन को। उसके लिए आप 3 मशीन में से कुछ भी लगा सकते हैं, या तो आप सीटीजी मशीन लगाएं या एक छोटा सा डॉपलर का मशीन आता है, उससे आप बार बार 10 मिनट 5 मिनट पर बच्चे का धड़कन देखते रहें, या फिर आप अपने स्टेथोस्कोप से ही उसको देखते रहें। ऐसा करने पर थोड़ा भी बच्चे के दिल का धड़कन गड़बड़ाता है यानी फीटल डिस्ट्रेस का साइन आता है तो तुरंत के तुरंत ऑपरेट कर दिया जाता है। फिर माँ का जो सर्विक्स है यानी माँ के बच्चेदानी के मुंह के खुलने का जो रेट है 1 सेंटीमीटर पर आवर से अगर खुल रहा है तो हम लोग इसे नॉर्मल मानते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा प्रोग्रेस है। बच्चे का सर नीचे आ रहा है और पानी की थैली फूटने पर अगर पानी हरा नहीं आ रहा है, साफ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे का फीटल डिस्ट्रेस भी नहीं हो रहा है। हम लोग वेट करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और इस स्थिति में जब बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल डोज में पिटोसिन का ड्रिप भी चलाया जा सकता है। लेकिन इन सभी बातों से ऊपर एक बात है कि आप किसी भी पेशेंट का ट्रायल सिजेरियन के बाद तभी लें जब पेशेंट और उसके घर वाले इस बात के लिए पूरी तरह से रिस्क उठाने को तैयार हों कि हाँ मैडम आप इसको कीजिए, अगर कुछ होगा तो हम समझ लेंगे। ऐसा नहीं कि जब आप रिस्क उठाए और अचानक समा बदल गया और हमें सिजेरियन करना पड़ा या बच्चा ही सीरियस हो गया तो पेशेंट कहने लगे कि भाई आप मेरा सिजेरियन ही कर देते, हमने थोड़े ही कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कराइए ही। इसलिए पेशेंट और उसके अटेंडेंट से बिल्कुल लिखित में यह ले लें कि हम नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहते हैं और हम पूरी रिस्क उठा रहे हैं, तभी आप सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दें। क्योंकि बहुत बार ट्रायल देने से 50% केस में नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद एक बात और है कि अगर आपका एक सिजेरियन हुआ है तभी आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लें, लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी 2 सिजेरियन है तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि 2 सिजेरियन के बाद रप्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप बिल्कुल ऑपरेशन से अपना बच्चा निकलवा लें। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है और यह इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम आई हो और आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा भी दूर हुआ है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें